17 नवंबर 2012 एक फिशरमैन अपने एक साथी के साथ मैक्सिको के कोस्टा अज़ुल कोस्ट से पैसिफिक ओशन में फिशिंग करने के लिए निकलता है। उनका प्लान होता है कि वो समंदर में एक दिन करीब 30 घंटे बिताएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दिन बहुत साफ होता है और अल्बरंगा करीब 500 केजी मछली पकड़ भी चुका होता है। बट अगले पल में जो होता है ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अचानक आंधी तूफान और समंदर की लहरें इन पे चारों दिशाओं से बरसने लगती है। छिपने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं होता, तो ये क्या करते हैं कि जिस बॉक्स में मछली रखे होते हैं उन सारे मछलियों को समंदर में फेंक कर दोनों उसी बॉक्स के अंदर छिप जाते हैं। ये तूफान अगले 5 दिन तक चलता है और ये 5 दिन तक उसी फ्रीज में छिपे रहते हैं। एंड जब 5 दिन बाद तूफान शांत होता है एंड जब वे बाहर निकल कर देखते हैं तो उनको दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई देता है। उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वे दोनों पैसिफिक ओशन के गोद में 438 दिन तक खोने वाले हैं। ये कहानी है जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा की एंड आइए इस वीडियो में जानते हैं इनकी 438 दिन तक ओशन के बीच में जिंदगी के लिए लड़ने की उस दिल को दहला देने वाली कहानी को। It's the kind of unbelievable story. That's what the world is trying to figure out after a man. Story of a man who says he's been lost at sea for over a year. How many days were you out on that boat? Tuve 438 días. कहानी को शुरू से शुरू करें तो जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा एक एक्सपर्ट फिशरमैन था और वो पहले भी कई बार अपने दोस्त रे परेज के साथ ओशन में फिशिंग करने जा चुका था और 17 नवंबर को भी वो अपने दोस्त रे परेज के साथ ही फिशिंग पे जाने वाला था। बट जब जाने की बारी आती है तो पता चलता है कि अल्वारेंगा का दोस्त रे नहीं आया है और उसके जगह पे कोर्डोबा नाम का एक दूसरा बंदा आया है जिसको अल्वारेंगा जानता भी नहीं था। बट फिर भी ये दोनों अपनी एक छोटी सी बोट के साथ फिशिंग पे निकलते हैं। इनकी बोट 25 फीट तक लंबी होती है जिसमें कोई लाइट नहीं था। इसका मतलब वो रात में किसी को दिख नहीं सकता था और चूंकि इनको समंदर में सिर्फ 30 घंटे ही बिताने थे तो ये अपने साथ बहुत ही लिमिटेड चीजें लेकर गए थे। लाइक इनके बोट पे एक बॉक्स था मछलियां रखने के लिए, बोट को चलाने के लिए 70 गैलन गैसोलीन ले गए थे, 16 गैलन पानी ले गए थे, एक मोबाइल फोन, एक जीपीएस ट्रैकर डिवाइस, एक 2-वे रेडियो, 90 केजी आइस, 3 चाकू, एक हार्पून और मछलियों को पकड़ने के लिए 23 केजी चारा, 700 हुक्स, नेट और 3 बकेट। एंड जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि वो पहले कुछ घंटों में आराम से 500 केजी मछली पकड़ भी लिए थे। बट अचानक वेदर खराब हो जाता है और उनकी बोट डगमगाने लगती है। वेव्स इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनकी बोट में हंड्रेड्स ऑफ गैलन्स ऑफ पानी भर जाते हैं। अल्वारेंगा एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था तो वो बोट को कोस्ट पे ले जाने की कोशिश में था एंड दूसरी तरफ कोर्डोबा बिल्कुल न्यू था, इसलिए वो बोट से पानी निकाल कर फेंक रहा था। बट पानी इतना ज्यादा भर रहा था कि एक पॉइंट के बाद कोर्डोबा रोने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब उनकी बोट टूट जाएगी और शार्क उसको खा जाएगी और वे मर जाएंगे और ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगता है। बट अल्वारेंगा बोट का स्टीयरिंग पकड़े हुए डटा हुआ था और बोट को समंदर के किनारे ले जाने की कोशिश में था। बट चूंकि कंडीशन बहुत हार्ड थी इसलिए वे दोनों उन सारी मछलियों को गिराकर बोट पे मौजूद उस बॉक्स में छिपकर बैठ जाते हैं। ये स्टॉर्म का पहला दिन और पहला झोंका था जो इनको कहीं दूर ओशन में धक्के लाया था। खैर स्टॉर्म के पहले अटैक के बाद जब स्टॉर्म शांत होता है एंड जब अल्वारेंगा और कोर्डोबा बॉक्स से बाहर निकल कर देखते हैं तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उनको दूर होराइजन पे एक पहाड़ दिख रहा था। जिसके बाद अल्वारेंगा को पता चल जाता है कि जमीन कहीं आसपास ही है और वो तुरंत अपनी बोट को उस पहाड़ की तरफ भगाना शुरू कर देते हैं। बट वो कहते हैं ना कि एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है और अल्वारेंगा के साथ भी यही होता है। वो जमीन से बस कुछ ही घंटे की अब दूरी पर थे कि अचानक बोट का मोटर खराब हो जाता है। उनका जीपीएस भी खराब हो चुका था जिसके चलते उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनकी लोकेशन है क्या। बट लकीली उनका 2-वे रेडियो काम कर रहा था एंड फॉर्चुनेटली वो अपने बॉस से कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही कनेक्शन होता है अल्वारेंगा एकदम घबराए हुए अपने बॉस से बोलता है विली हमारी बोट खराब हो चुकी है। जिसके बाद विली बोलता है शांत हो जाओ और अपनी लोकेशन दो। देन अल्वारेंगा कहता है कि जीपीएस भी खराब हो चुकी है। देन विली रिस्पॉन्ड करता है कि एक काम करो एंकर गिराकर बोट को वहीं पे रोक दो। फिर अल्वारेंगा कहता है कि हमारे पास एंकर भी नहीं है। देन विली रिस्पॉन्ड करता है कि कोई बात नहीं हम आते हैं। इनका अपने बॉस से बात किए हुए 1 घंटे भी नहीं हुआ होता है कि उस 2-वे रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और अब उनके पास बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाता है। ये अब सोच ही रहे थे कि अब होगा क्या, तभी स्टॉर्म का एक और झोंका आता है और इस बार इनके बोट को उस जगह से और काफी दूर ओशन में धकेला आता है और ऐसे ही करके 5 दिन तक स्टॉर्म आते रहते हैं और इनकी बोट को अनप्रिडिक्टेबल दिशाओं में किनारे से काफी दूर धकेलते जाते हैं। खैर 5 दिन बाद जब तूफान शांत होता है तो ये नोटिस करते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स खराब हो चुकी है। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, मछली पकड़ने वाला हुक भी बह चुका है। इधर अल्वारेंगा के बॉस ने 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन करवाया बट जब ये नहीं मिले तो इनको मरा समझकर वो चले गए। इधर अल्वारेंगा को अब भी उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसे बचाने आएगा और ऐसे दिन बीतता गया और उनको भूख लगने लगी और चूंकि उनके पास कुछ खाने को भी नहीं था इसलिए वे मछली पकड़ने का तरीका ढूंढने लगते।
लगते हैं। एक एक्सपर्ट फिशरमैन होने के बावजूद भी अब उनके लिए मछली पकड़ना भी एक चैलेंजिंग काम हो गया था, बिकॉज उनके पास कोई हुक नहीं थी। इसलिए अल्बरंगा हाथ से ही मछली पकड़ने लगता है और उससे ही वो दोनों खाने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं एंड वो कभी टर्टल पकड़ के खाते हैं, कभी फ्लाइंग फिश जो उनके बोट में गिर जाती है, तो कभी हाथ से मछलियां पकड़कर। धूप बहुत तेज होता है जिससे उनको प्यास भी लगती है, बट चूंकि समंदर का पानी खारा होता है इसलिए अल्बरंगा अपने पेशाब को ही पीता रहता है और ये साइकिल बार बार रिपीट करता है और कभी कभी टर्टल्स के खून को भी पीता है। बट ऑफ कोर्स इससे जाहिर सी बात है कि बॉडी में पानी की पूर्ति नहीं हो रही थी। ऐसे ही 14 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अल्बरंगा उस बॉक्स में रेस्ट कर रहा होता है तभी उसको बारिश की आवाज सुनाई देती है एंड जब बाहर निकलता है तो असल में बारिश हो रही होती है एंड वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनके पास एक बकेट होता है जिसमें पानी स्टोर करने लगते हैं और फाइनली 14 दिन के बाद पेशाब टर्टल्स का खून पीने के बाद उनको फ्रेश पानी पीने को मिलता है। अब धीरे धीरे अल्बरंगा और कोर्डोबा अपने सर्वाइवल के लिए ओशन में जो भी चीजें मिलती उसे कलेक्ट करने लग जाते हैं। ओशन में उनको एक बैग मिलता है जिसमें एक चबाया हुआ च्युइंगम मिलता है, एक कैबेज मिलता है, कुछ कैरेट्स मिलते हैं और बोतल में खराब दूध भी मिलता है एंड वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज रॉ टर्टल्स मछली खाने के बाद काफी दिनों के बाद इनको हेल्दी खाना मिला था। ऐसे ही करते करते समंदर में 2 महीने बीत जाते हैं और अब तक अल्बरंगा एक फुली सर्वाइवल एक्सपर्ट बन चुका था। वो मछलियों के साथ साथ अब बर्ड्स को भी पकड़कर खाने में एक्सपर्ट हो गया था। बट दूसरी तरफ कोर्डोबा का हेल्थ काफी खराब हो चुका था। कोर्डोबा कच्ची मछलियां और बर्ड्स को खाकर बीमार हो चुका था और इसलिए अब वो कच्चा मांस खाना बंद कर देता है और जिससे अब वो और इतना कमजोर हो गया था कि खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम में से कोई भी जिंदा बचता है तो वो दूसरे बंदे के माँ के पास जाकर सब बात बताएगा और कहेगा कि सॉरी माँ, मैं आपको ठीक से गुड बाय नहीं कर पाया बट आई ऑलवेज लव यू। बीमार कोर्डोबा और कमजोर अल्बरंगा की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी कि एक दिन कोर्डोबा दम तोड़ देता है। अल्बरंगा उसे उठाने की कोशिश करता है बट कोर्डोबा मर चुका था। अल्बरंगा काइंड ऑफ डिप्रेशन में चला जाता है और वो कोर्डोबा के लाश को बोट पे ही रख देता है और 6 दिन बाद वो उसके डेड बॉडी से ही बातें करना शुरू कर देता है। अल्बरंगा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था जिससे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, पर जब उसको समझ आती है कि वो डेड बॉडी से बात कर रहा है तब वो उसे बोट से गिरा देता है। देन बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और खुद से कहता है कि पहले मैं ही क्यों नहीं मर गया। उस सुनसान समंदर में अब उससे कोई बात करने वाला भी नहीं रहा। एक पल के लिए वो भी सुसाइड करने को सोचता है बट उसकी जीने की चाह उसे मरने नहीं देती। वो समंदर में दूर दूर तक देखने लगता है कि आती जाती कोई तो कंटेनर शिप दिखेगी और एक दिन ऐसा होता भी है, उसके पास से कंटेनर शिप गुजरती है बट इसको नोटिस नहीं कर पाती बिकॉज असल में कंटेनर शिप्स इतनी बड़ी बड़ी होती है कि उसके सामने एक बोट बस एक छोटा सा लकड़ी के टुकड़े के समान होता है। एंड दूसरी बात, ऐसे शिप्स में क्रू भी काफी कम होते हैं और डेक पे इनका कोई काम भी नहीं होता, इसलिए अल्बरंगा को कोई देख भी नहीं पाया। और होता भी ऐसा ही है, करीब 20 शिप्स इसके पास से गुजरती है पर कोई भी इसे नोटिस नहीं करता। अल्बरंगा सोचता है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, चलो एक बार पता लगाते हैं कि मेरा इस समंदर में खोए हुए कितना महीना हो गया। बट उसके पास तो कोई इक्विपमेंट थी नहीं, तो वो ये पता कैसे लगाता। तभी उसको याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने बचपन में मून साइकिल से महीने गिनने के लिए सिखाया था। मून साइकिल बेसिकली मून के ऐसे फेजेस होते हैं जिसमें मून फुल मून से करता करता बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर धीरे धीरे फुल मून बनने लगता है। इस एक मून साइकिल को कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 29 डेज लगते हैं, मतलब करीब 1 मंथ। और अल्बरंगा ने ऐसे 15 मून साइकिल्स नोटिस किया था जिससे उसको पता चलता है कि उसको समंदर में खोए 15 महीने हो गए हैं। वो समंदर के लहरों के साथ बहता हुआ अपने मृत्यु के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक आकाश में बहुत सारी बर्ड्स चहचहाने लगती है जिनको अल्बरंगा बहुत जोश से दिखने लगता है बिकॉज ये वो सी बर्ड्स नहीं थी जो अल्बरंगा पकड़ कर खाया करता था, बल्कि ये जमीन के आसपास रहने वाली बर्ड्स थी, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि जरूर इधर आसपास कोई जमीन मौजूद है। तभी अचानक वो एक आइलैंड नोटिस करता है एंड 15 महीने में ये पहली बार था जब उसने जमीन देखा था। वो तुरंत अपनी बोट को उसकी तरफ ले जाने लगता है एंड जब वो उस आइलैंड से बस कुछ ही दूर होता है तो वो अपने बोट से कूद जाता है, इस डर से कि कहीं समंदर की लहरें फिर से न इसे बहा ले जाए, और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आइलैंड पे स्विमिंग करके पहुंच जाता है। और जिस दिन वो इस आइलैंड पे पहुंचता है वो दिन था 30 जनवरी 2014। ये बंदा खोया था 17 नवंबर 2012 में और पहुंचता है किसी जमीन पे 30 जनवरी 2014 को। अब तक टू बी एग्जैक्ट 438 दिन हो चुके थे। वो बहुत दुबला पतला हो गया था, कमजोर हो गया था और अभी तक भी उसे कोई भी इंसान नहीं दिखा था, बट फिर भी वो जोर जोर से खुशी के मारे चिल्ला रहा था। उसको पता नहीं था बट वो पैसिफिक ओशन में मौजूद टाइल नाम का एक छोटा सा आइलैंड पे पहुंच गया था जो मैक्सिको से, मतलब जहाँ से ये खोया था वहाँ से 8800 किलोमीटर दूर है। और ये आइलैंड्स बाहरी दुनिया से इतना आइसोलेटेड है कि अमेरिका यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग करता है। वैसे इस टाइल आइलैंड के साथ यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे 22 आइलैंड्स मौजूद है जिनको इबेन अटोल कहा जाता है। और वैसे तो अल्बरंगा टाइल आइलैंड पे पहुंचकर चिल्ला रहा था
जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता था। बट इससे बस कुछ ही मीटर दूर एनीनाइटोक नाम का एक और आइलैंड था जहाँ पे लोग रहते थे, और लकीली इस आइलैंड पे एक कपल भी थे, एमी और रसेल, जिन्होंने इसकी चिल्लाने की आवाज सुन ली और उस आइलैंड पे गए। और फाइनली 438 दिन के बाद एल्वरंगा किसी इंसान को देखता है। वो बहुत खुश होकर इनसे कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा होता है, बट इनको समझ नहीं आ रहा था बिकॉज वो स्पेनिश में बोल रहा था और इनको इंग्लिश आती थी। बट फिर भी उसका हालात देखकर इनको इतना तो समझ में आ जाता है कि ये जो भी है बहुत मुश्किल में है। वो कपल एल्वरंगा को अपने हट में ले जाते हैं और खाने के लिए ऑमलेट्स और पैनकेक देते हैं, जो एल्वरंगा बहुत तेजी से खाने लगता है। एमी और रसेल टेलीफोन से एल्वरंगा के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। देन एल्वरंगा पुलिस को अपनी पूरी स्टोरी बताता है, एंड जब पुलिस इसके बॉस से कंफर्मेशन के लिए कांटेक्ट करती है, देन पता चलता है कि यस, ये एक्चुअल में 17 नवंबर 2012 को समंदर में खो गया था। देन इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके नाम अनफॉर्चुनेटली ही सही पर समंदर में सबसे अधिक दिन तक 438 दिन तक बिताने का रिकॉर्ड बन जाता है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती से भी तोड़ना चाहेगा। खैर, रेस्क्यू होने के बाद एल्वरंगा अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि मुझे अपने भगवान पे विश्वास था और बहुत साहस थी, इसलिए ये कर पाया। जोनाथन फ्रैंकलिन नाम का एक ऑथर इनके इस जर्नी के ऊपर एक बुक लिखते हैं 438 डेज नाम से, एंड जब ये बुक रिलीज होती है तो कोर्डोबा की फैमिली एल्वरंगा पे $1 मिलियन की केस कर देती है, ये कहते हुए कि एल्वरंगा ने कोर्डोबा की डेड बॉडी को खाया होगा। बट एल्वरंगा का कहना है कि नहीं। वेल, आपको क्या लगता है कि अगर एल्वरंगा अपने सर्वाइवल के लिए कोर्डोबा की डेड बॉडी को खा गया होगा तो ये सही किया या गलत? कमेंट करके बताओ। एंड मिलते हैं जल्द ही